तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर यूनियन और इनम्स के बारे में। तो सबसे पहले चलते हैं, एक नई यहाँ पर फाइल बना लेते हैं और फाइल का नाम मैं यहाँ पर रखूंगा नॉर्मल struct.cpp। ओके, और इसके बाद यहाँ पर आते हैं और मैं बाकी सारी फाइलें यहाँ पर बंद कर देता हूँ। और इसके बाद यहाँ पर मैं सबसे पहले यहाँ पर अपना बॉयलर प्लेट कोड लिखूंगा। इसके लिए मुझे क्या करना है, cpp लिखना है और एंटर दबाना है। और इससे क्या होगा, ये हमारा कोड अपने आप लिखाएगा जो मैंने बनाया था बॉयलर प्लेट कोड का। तो आप में से अगर किसी को नहीं पता है, कोई यहाँ पर नया जिसको नहीं पता बॉयलर प्लेट कोड कैसे बनाते हैं, तो आई बटन में जाके इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं और वो C++ को बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक कवर कर सकता है। तो चलते हैं हम लोग आज के टॉपिक पे, जो कि स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है डेफिनेशन पता कर लेते हैं। डेफिनेशन जो है स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है, एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है। जैसे हम लोग के पास इंटीजर होता है, कैरेक्टर होता है, फ्लोट होता है, वैसे ही स्ट्रक्चर क्या होता है, एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है जो हम लोग बनाते हैं अलग टाइप की डेटा को स्टोर करने के लिए। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक इंटीजर टाइप का डेटा है जो किस टाइप की वैल्यू अपने अंदर स्टोर करेगा, नंबर्स 0 1 2 3 कुछ भी इस टाइप से। ओके, और एक फ्लोट, फ्लोट क्या करता है, डेसिमल वैल्यू स्टोर करता है। कैर क्या करता है, कैरेक्टर स्टोर करता है। पर मान लीजिए हमें कभी इससे अलग डेटा स्टोर करना है, तो हम लोग को ये इंटीजर कैर फ्लोट में नहीं स्टोर करना है। तो कैसे हम लोग, तो जैसे उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल ले सकते हैं। कैसे, लेट्स सपोज कि एक रेक्टेंगल है। ओके, सो रेक्टेंगल में क्या करना है मुझे, तो अगर एक रेक्टेंगल होगा आपके पास, ओके, तो मैं रेक्ट बना देता हूँ। ठीक है, एक रेक्टेंगल है हमारे पास। तो रेक्टेंगल का अगर मैं आपसे बोलूँ मुझे एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए मुझे क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, तो वो होती है उसकी लेंथ मुझे पता होनी चाहिए। ओके, और दूसरी चीज़ मुझे उसकी क्या पता होनी चाहिए, मुझे उसकी ब्रेथ पता होनी चाहिए। मुझे इसकी ब्रेथ पता होनी चाहिए। तो लेंथ और ब्रेथ दोनों चीज़ें मुझे पता होगी, तभी मैं रेक्टेंगल क्या एरिया निकाल सकता हूँ। तो रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, लेंथ से और ब्रेथ से। सो बेसिकली जब कभी भी हम लोगों को ऐसा डेटा टाइप की जरूरत होती है, मतलब कि जहाँ पर हम लोग को एक या एक से ज़्यादा डेटा टाइप को कंबाइन करके एक नया डेटा टाइप बनाना होता है, तो वहाँ पे हम लोग स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। तो अभी आप बोलेंगे लेंथ और ब्रेथ दोनों ही इंटीजर होंगे, तो अलग अलग डेटा टाइप कहाँ है। तो मान लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं कि एक आदमी है, एक एम्प्लॉय है एक कंपनी के अंदर, ठीक है, और उसके लिए मुझे उसके पास उसकी सैलरी कितनी है, उसका नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, ये सारी चीज़ें स्टोर करके रखनी है। ठीक है, तो इन सब के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। तो जब मैं जैसे जैसे आगे वीडियो में इसको बनाऊंगा तो वैसे वैसे आपको और समझ में आने लगेगा। तो मैं सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाने के लिए स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज़ करूंगा। ओके, तो इसने मेरे लिए यहाँ पर टेम्पलेट बना के दे दिया, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ से हटा देता हूँ, आपको बता के दिखा। सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर बनाने के लिए स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज़ करेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपने स्ट्रक्चर का नाम देंगे। तो स्ट्रक्चर का नाम जैसे कि मैं क्या करता हूँ, एम्प्लॉय रख लेता हूँ, क्योंकि हम एक ऑफिस के एम्प्लॉय का बना रहे हैं। और इसके बाद हम लोग इसकी करली ब्रैकेट लगाएंगे। इसके बाद इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारे डेटा टाइप्स जो है हमारे, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, एरे, सब कुछ को कंबाइन करके एक नया डेटा टाइप बना सकते हैं। और डेटा टाइप का नाम क्या होगा यहाँ पर, एम्प्लॉय। ओके, जैसे हम लोग यहाँ पर इंट लिखते हैं, तो एक तरह से आप ऐसे समझ सकते हैं कि इंटीजर भी एक स्ट्रक्चर है, रियल में नहीं है पर अभी के लिए आप ये समझ सकते हैं ये भी एक स्ट्रक्चर है मान लीजिए। और इसके आगे हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल का नाम लिखते हैं। तो वैसे ही क्या होगा, जो हमारा एम्प्लॉय है वो भी एक क्या हो जाएगा, डेटा टाइप हो जाएगा। और हम लोग इसका भी आगे वेरिएबल बना सकते हैं। जैसे कि मैं अगर चाहूँ तो एक एम्प्लॉय टाइप का वेरिएबल मैंने वेर बना दिया यहाँ पे, ठीक है, और उसमें क्या वैल्यू जाएगी वो हम इसके ऊपर जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है इसके अंदर बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर कुछ वेरिएबल्स बना लेते। तो एम्प्लॉय का क्या क्या हो सकता है, एम्प्लॉय के कुछ या तो नाम हो सकता है, ओके, या एम्प्लॉय आईडी हो सकती है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बना लेता हूँ e_id नाम का, जो क्या बता रहा है, एम्प्लॉय आईडी उसकी। उसके बाद क्या हो सकता है, उसकी सैलरी हो सकती है। तो सैलरी तो फ्लोट में भी हो सकती है, मान लीजिए कि उसको पैसे थोड़े चेंज में मिलते हो, थोड़े चेंज मिलते हो पैसे में, मतलब कि जैसे कि 30,000 रुपये 12 पैसे इस टाइप से। तो मैं क्या करता हूँ, उसकी सैलरी बना लेता हूँ ऐसे। ओके, इसके अलावा क्या हो सकता है, उसका वो हो सकता है, मान लीजिए कि किस लेवल पे वो काम करता है, ए लेवल, बी लेवल, सी लेवल, इस टाइप से। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और बना लेता हूँ, लेवल बना लिया मैंने कैरेक्टर टाइप का। इसके अलावा उसका क्या हो सकता है, एड्रेस हो सकता है। तो एड्रेस के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर नॉर्मल एक स्ट्रिंग बना लूँगा। तो अभी आपके लिए घबराने की कोई जरूरत नहीं, स्ट्रिंग आपको नहीं पता है क्या होती है, बट आगे चल के हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ। तो हम लोगों ने देखिए यहाँ पर क्या किया है, इसको मैं सही कर देता हूँ इंट में। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया कि स्ट्रक्चर बना लिया है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्या है, बेसिकली इसके अंदर 3 डेटा टाइप है, डिफरेंट, इंटीजर, फ्लोट, कैर, और इन तीनों को कंबाइन करके हमने एक नया डेटा टाइप बना दिया है जो कि क्या है, एम्प्लॉय। ठीक है, तो अब अगर हम लोग एम्प्लॉय का वेरिएबल बनाना चाहिए, जैसे कि हम लोग इंटीजर का वेरिएबल बनाते हैं, तो क्या करते हैं, इंट ए या वेर कुछ भी लिखते हैं ऐसे वेरिएबल, और उसमें वैल्यू डालते हैं 10। ठीक है, तो अगर हम लोग ऐसी एम्प्लॉय का वेरिएबल बनाना चाहें तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, एम्प्लॉय, और इसका वेरिएबल वेर मान लीजिए मैंने बनाया। ठीक है, तो उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग को अगर ये सारी वैल्यूज भी देनी पड़ेंगी उसके साथ साथ, जैसे कि इंटीजर में हम लोग इंटीजर देते हैं। चलिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर आपको बना के दिखाता हूँ।
तो यहाँ पर सेमीकोलन लगाना ध्यान रखिएगा। एक डेटा टाइप यहाँ बनाने के बाद, स्ट्रक्चर बनाने के बाद आपको उसको सेमीकोलन लगाना पड़ता है। तो अब इसका मुझे यहाँ पर डेटा टाइप बनाना है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा यहाँ पर मैं लिखूँगा स्ट्रक्ट, और इसके बाद मैं स्पेस लगाऊंगा। उसके बाद मैं लिखूँगा एम्प्लॉय यहाँ पर। ओके, एम्प्लॉय के बाद यहाँ पर लिखूँगा, सबसे पहले मुझे क्या करना है, उसका स्ट्रक्चर का, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट बनाना है। जिसको आप वेरिएबल बनाना बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो मैं इसको ओबीजे लिख देता हूँ। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, एक ओबीजे वेरिएबल बना लिया। ये सिमिलर किसके है, इंट ए जो मैं लिखता हूँ उसी के सिमिलर है, सेम टू सेम। जैसे मैं इंट ए वहाँ पे लिखता हूँ, ऊपर इंट ए लिखता हूँ, इंटीजर टाइप का डेटा टाइप बनाता हूँ, वैसे ये ओबीजे क्या है, एक एम्प्लॉय टाइप का डेटा टाइप है। तो एम्प्लॉय क्या है, एक स्ट्रक्चर है। तो मैं इसको अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ। और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, अब हमारा जो अगला काम होगा, तो अगला काम क्या है, इसमें तो अगला काम क्या है हमारा, इसमें वैल्यू डालना। मतलब कि इसके अंदर ये 3 जो प्रॉपर्टीज है, इनमें वैल्यू डालना। तो वैल्यू कैसे डाल सकते हो, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे नॉर्मल ओबीजे डॉट, और इसके बाद हम लोग किस में वैल्यू डालनी है, ईआईडी, लेवल्स और सैलरी। ये देखिए यहाँ पर ये दिखा रहा है मुझे। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार को आईडी में डाल देता हूँ पहले वैल्यू। जो हमारे उसकी एम्प्लॉय आईडी होगी वो क्या होगी, 1 2 3, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पर सेमीकोलन लगाएंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर एक वैल्यू डाल दिया। अब मैं क्या करता हूँ, एक बार यहाँ पर दोबारा से ओबीजे डॉट, दूसरी क्या है हमारी सैलरी। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सैलरी में भी वैल्यू डाल देता हूँ। तो सैलरी में क्या वैल्यू में डालता हूँ, लेट्स सपोज की सैलरी जो है वो फ्लोट है, तो फ्लोट में क्या डाल सकता हूँ, लाइक मैंने यहाँ कुछ भी वैल्यू लिखी और इसके बाद यहाँ पर 14 लिख दिया। तो हमने यहाँ पर 2 वैल्यू डाल दी है। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों वैल्यू को एक बार प्रिंट करा के देख लेता हूँ। तो प्रिंट कराने के लिए क्या करते हैं, अगर हम नॉर्मल ये लिख देंगे ईआईडी, तो ये देखिए, तो यहाँ पर ये नहीं चलेगा। तो हम लोग को अगर इसकी वैल्यू एक्सेस करनी है इसके अंदर की, तो वापस से वही ओबीजे डॉट ईआईडी लिखना पड़ेगा। ओके, तो आप समझ रहे होंगे कि इसकी प्रॉपर्टीज को वैल्यू देने के लिए हम लोग यहाँ पर जो वेरिएबल हम लोगों ने बनाया है, अगर हम लोग उसको रियल में बोले तो ऑब्जेक्ट जो बनाया, ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग उनके सारी प्रॉपर्टीज को एक्सेस करेंगे और उसी के थ्रू उसको प्रिंट करेंगे। तो मैं इस लाइन को एक बार के लिए नीचे और ले आता हूँ और यहाँ पर मैं वापस से सैलरी लिख देता हूँ ईआईडी की जगह। ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर रन पे क्लिक करूँगा, और जैसे ही मैं यहाँ रन पर क्लिक करूँगा तो आपको दिखाई देगा कि ये देखिए जो इसकी 1 2 3 क्या है, इसकी जो आईडी है, और जो 3886.1 जो है इसकी सैलरी है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक बार को एंडल लगा देता हूँ। तो ये था स्ट्रक्चर। तो अब आप बात करेंगे जो इंटीजर होता है ये मेमोरी में कितनी जगह लेता है। इंटीजर लेता है मेमोरी में, अगर आपका सिस्टम 32 बिट या 64 बिट है तो ये 4 बाइट्स लेता है। ओके, और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, वैसे यहाँ पर जो फ्लोट होता है, फ्लोट की बात करें अगर, तो फ्लोट कितना लेता है, फ्लोट जो होता है वो भी 4 बाइट्स लेता है। ओके, और जो कैरेक्टर होता है, तो कैरेक्टर जो होता है वो आपके लेता है 1 बाइट मेमोरी में। तो अब मुझे क्या बताना है कि जो ये स्ट्रक्चर होगा वो कितनी बाइट मेमोरी में लेगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में जाएं और मुझे बताएं ये जो हमारा एम्प्लॉय स्ट्रक्चर है ये मेमोरी में कितनी जगह ले रहा होगा। तो चलिए मैं ऐसा करता हूँ, आप लोगों ने अभी तक कैलकुलेट कर लिया होगा कितनी जगह ले रहा होगा। तो ये हमारा इंटीजर टाइप की ईआईडी है, ये मेमोरी में ले रहा होगा 4। ओके, और इसके बाद जो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऐसे नॉर्मल 4, और ये जो सैलरी है यहाँ पर ये ले रहा होगा मेमोरी के अंदर 4, और जो यहाँ पर कैर है ये ले रहा होगा 1। तो इस हिसाब से ये मेमोरी में कितना ब्लॉक ले रहा है, कितना स्पेस ले रहा होगा, 4 4 8 प्लस 1 9। तो ये मेमोरी में 9 बाइट स्टोरेज ले रहा होगा। पर एक बात यहाँ ध्यान रखने की ये भी है कि जैसे कि मैंने यहाँ पर ये जो कैरेक्टर लेवल यूज नहीं किया, फिर भी ये पता है क्या है, मेमोरी में 1 बाइट ले रहा होगा। ठीक है, और अगर मैं अभी के लिए इनको हटा देता हूँ और आपको एक चीज समझाता हूँ कि मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ पर एक एम्प्लॉय स्ट्रक्चर बना रखा है, ठीक है, और मैं यहाँ पर इस कोड को कमेंट कर देता हूँ अभी के लिए, और यहाँ पर मैं नॉर्मल एक सी आउट हेलो लिख देता हूँ और मैं इसको रन कराता हूँ। अभी के लिए मैं इसको हटा देता हूँ और दोबारा से रन पर क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए ये हेलो यहाँ पर प्रिंट हो गया है। तो अगर इसको मैं छोटा कर दूँ थोड़ा, तो ये देखिए, तो अगर मैंने कोड में अपने इसका कोई भी वेरिएबल नहीं बनाया है, यानी कि मैंने ये जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था स्ट्रक्चर का, ये नहीं किया है, तो ये मेमोरी में कोई भी जगह नहीं लेगा। जब तक हम लोग इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे या इसके वेरिएबल नहीं बनाएंगे तब तक स्ट्रक्चर मेमोरी में कोई भी जगह नहीं लेगा। लेकिन अगर मैंने इसका स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट बना दिया, जो कि मैंने ये लाइन लिखी हुई है, ये वाली लाइन, तो क्या करेगा, अब ये मेमोरी में वापस से 9 बाइट लेगा पूरी। तो ये बात बहुत ध्यान रखने वाली है। अगर ये लाइन यहाँ पर मेन फंक्शन के अंदर हम लोगों ने इसका कोई भी वेरिएबल नहीं बनाया तो ये जगह नहीं लेगा। अरे आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि इंटीजर कितनी बाइट लेता है वैसे मेमोरी में, 4 बाइट। पर इंटीजर लेगा तो तभी ना जब इंटीजर टाइप का वेरिएबल हम बनाएंगे अपने मेन प्रोग्राम के अंदर। अगर हम उसका वेरिएबल ही नहीं बना रहे तो फिर किस बात की वो जगह लेगा। तो वैसे ही यहाँ पर स्ट्रक्चर काम करेगा। तो मैं क्या करता हूँ, अभी के लिए ये वाली 3 लाइनों को हटा देता हूँ यहाँ से और इस कोड को अनकमेंट कर देता हूँ और इसको सेव कर देते हैं। तो हाँ, अब बात कर लेते हैं, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। अब बात कर लेते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है, तो मुझे देखिए यहाँ पर भी स्ट्रक्चर एम्प्लॉय लिखना पड़ा, स्ट्रक्ट एम्प्लॉय, और यहाँ पर भी लिखना पड़ रहा है। तो क्या कोई तरीका है ऐसा कि मैं ये चीज़ मुझे यार बार बार ना लिखनी पड़े? जी हाँ, तो इसके लिए बिल्कुल यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं टाइप डेफ
और यहाँ पर आके आपको जो नाम यहाँ पर लिखना हो वो लिख सकते हैं। जैसे कि लेट्स सपोज मैं इसका नाम लिख लेता हूँ एक्स। ओके, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आता हूँ और मुझे ये जगह हटा के मैं इसको एक्स से रिप्लेस कर सकता हूँ। तो अब क्या होगा, ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है अभी भी ये प्रोग्राम नॉर्मल चलता रहेगा। मैं यहाँ रन पर क्लिक करूँगा और देखिए जो मुझे आउटपुट देगा वो देखिए 1 2 3 और ये दे दिया इसने मुझे। तो मैं ये हेलो यहाँ से हटा देता हूँ अभी के लिए। तो इसने मुझे आउटपुट दे दिया है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, स्ट्रक्चर कहाँ पे काम आएगा। अब समझ लीजिए आपने एक एम्प्लॉय बनाया, तो उस एम्प्लॉय की आपने यहाँ पे सैलरी और EID डाल दी, ठीक है। अब अगर एक कंपनी में कोई एक एम्प्लॉय तो होगा नहीं, और एक कंपनी में मान लीजिए 1000-2000 एम्प्लॉय होंगे। अगर मैं नॉर्मल वेरिएबल सेव करने जाता तो मैं कितने वेरिएबल बनाता, इंटीजर पहले एम्प्लॉय के लिए ID1, दूसरे एम्प्लॉय के लिए ID2, तीसरे एम्प्लॉय के लिए ID3, ऐसे 2000 वेरिएबल्स बनाने पड़ते ये सिर्फ ID के लिए, और उसके बाद सैलरी के लिए 2000 और इसके लिए भी 2000। तो ये देखिए इन्होंने क्या किया, मेरा काम आसान कर दिया। अब मान लीजिए ये OBJ, मान लीजिए मैं इसको OBJ जो लिखा हुआ है, ओके, तो OBJ किसके लिए है। देखिए OBJ में मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसमें एक आदमी की पूरी सैलरी और ID डाल दी। और ऐसे ही मान लीजिए कि मुझे 1000 आदमी के लिए बनाया, तो मैं नॉर्मल क्या करूँगा, कॉमा लगाऊंगा, OBJ1 लिखूंगा। यहाँ पर मैं OBJ1 लिखूंगा और ये दूसरे आदमी के लिए हो जाएगा। मैं OBJ1.EID लिखूंगा, तो ये दूसरे एम्प्लॉय के लिए हमारा काम हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग को बार बार कोड को रिपीट करने की जरूरत नहीं है, बार बार वेरिएबल्स बनाने की जरूरत नहीं है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स को बनाते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या है कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। तो हाँ, अब बात कर लेते हैं हम लोग यूनियंस की। यूनियंस क्या होता है, तो यूनियंस को समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, इस कोड को यहाँ से कमेंट कर देता हूँ, ओके, और इसके बाद मैं यहाँ चलता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ मैं यूनियन के लिए हम लोग यूनियन कीवर्ड का यूज़ करते हैं। तो मैं यूनियन लिखूंगा और इसके बाद मैं यूनियन का नाम लिखूंगा। तो यूनियन के लिए भी मैं यहाँ एम्प्लॉय कीवर्ड का यूज़ करूंगा। तो एम्प्लॉय यूज़ करूंगा, तो मैं इस कोड को अभी के लिए भी कमेंट कर देता हूँ और मैं यहाँ लिखता हूँ एम्प्लॉय। ओके, तो एम्प्लॉय है। तो यूनियन क्या करता है, बेसिकली यूनियन के अंदर भी मैं क्या करता हूँ, ये तीनों वैल्यू डाल देता हूँ। तो मैं लिखता हूँ इंटीजर E_ID, और दूसरी चीज़ क्या है, फ्लोट। तो फ्लोट क्या है, हमारी सैलरी। और जो तीसरी चीज है हमारी वो क्या है, कैर। तो कैर क्या है, लेवल। तो बस अब हम लोग चलते हैं, समझते हैं यूनियन क्या काम करता है। तो यूनियन जो होता है बेसिकली वो भी स्ट्रक्चर की ही तरह होता है। बस स्ट्रक्चर और इसमें क्या फर्क है, स्ट्रक्चर 9 बाइट्स ले रहा था मेमोरी में, 9 बाइट्स की इसमें भी चीजें बनी हुई है। बट यूनियन में हम लोग एक टाइम पर किसी एक ही चीज की वैल्यू को इनिशियलाइज या एक्सेस कर सकते हैं। कोई बात नहीं, मुझे बिल्कुल समझ में आ रहा है, आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई होगी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इस कोड को समझने के लिए। तो मैं यहाँ नॉर्मल स्ट्रक्चर लिख देता हूँ और मैं यहाँ पर कमेंट इसलिए लिख रहा हूँ ताकि, क्योंकि मैं ये सारा कोड गिटहब की रेपोजिटरी पे अपलोड कर रहा हूँ, जहाँ से जाके आप इसको एक्सेस कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि क्या कोड था और कैसे था, अगर आप भूल जाते हैं। तो अब मैं चलता हूँ यहाँ पर, ये जो मैंने यहाँ यूनियन बनाया, यहाँ भी सेमीकोलन लगाने का आप खासकर ध्यान रखें। और इसके बाद मैं यहाँ पे चलूँगा नॉर्मल, इस यूनियन का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ या यूनियन का वेरिएबल बनाता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पर नॉर्मल एम्प्लॉय लिखूंगा और मैं इसके वेरिएबल का नाम रख लेता हूँ यहाँ पर OBJ। ओके, इसका नाम भी मैं OBJ रखता हूँ। तो यूनियन का ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, OBJ.EID में एक वैल्यू डाल के देखता हूँ, E_ID इक्वल्स टू, मैंने वैल्यू दी 1 2 3। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस वैल्यू को प्रिंट कर दूँ। तो मैं यहाँ दोबारा से जाऊँगा, यहाँ लिखूंगा OBJ.E_ID और सेमीकोलन। तो ये जो वैल्यू है हमारी प्रिंट हो जाएगी। मैं यहाँ रन कराता हूँ इसको और आप देखिए, ये देखिए 1 2 3 हमें कंसोल पे आउटपुट मिल चुका है। तो लेकिन मैंने कहा था एक बार में एक ही वैल्यू एक्सेस हो पाएगी। अब मैं अगर मैं चाहूँ कि मैं OBJ डॉट इस पे जाता हूँ, चलिए मैं सैलरी में कोई वैल्यू डाल देता हूँ। ओके, सैलरी मैंने वैल्यू डाल दी 34567.12 सेमीकोलन। अब मैं प्रिंट करूँ, अगर एक काम करता हूँ, मैं इसको सेव कर देता हूँ और ये वाली जो लाइन है इसको नीचे ले आता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट बनाई, ऑब्जेक्ट की EID में वैल्यू डाल दी 1 2 3। दोबारा सैलरी बनाई ऑब्जेक्ट से, सैलरी में एक वैल्यू डाल दी। उसके बाद मैं EID प्रिंट करा रहा हूँ। तो मैंने कहा था एक टाइम पे आप एक ही प्रॉपर्टी को एक्सेस कर पाएंगे, उसी में वैल्यू असाइन कर पाएंगे, उसी से वैल्यू फैच कर पाएंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, आपको बताने की जगह यहाँ पर क्या हो रहा होगा, मैं इसको रन करके दिखाता हूँ, तो आप खुद ही देख लेंगे क्या हो रहा है। तो देखिए, जब मैंने इसको रन किया तो इसने मुझे क्या किया, 6 एरर जनरेटेड। ओके, एक काम करता हूँ, मैं इसको दोबारा, मैं इसको सेव कर देता हूँ, दोबारा से रन पे क्लिक करता हूँ। हाँ, तो ये देखिए मुझे जो आउटपुट मिल रहा है, सॉरी वो कभी कभार के लिए एक्सटेंशन की वजह से एरर आ गई यहाँ पर। तो एक काम करिएगा, अगर ये दोबारा से आए तो इसको एक बार दोबारा से रन पे क्लिक कर दीजिएगा अगर ये एरर देता है आपको।
तो यहाँ पर देखिए इसने मुझे कोई भी रैंडम नंबर दे दिया है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने जो EID असाइन करी थी वैल्यू, उसके बाद मैंने क्या किया, सैलरी को भी असाइन कर दिया। तो जो EID थी हमारी वो वैल्यू यहाँ से चली गई है। आप अगर आपको ये बिलीव नहीं हो रहा तो मैं यहाँ नॉर्मल जाता हूँ, एक बार को obj.salary भी लिख देता हूँ, ओके। और यहाँ पे एक बार एंडर लगा देता हूँ जिससे हम लोग को क्लियरली समझ में आए। और ये मैं क्लियर करता हूँ और रन पर क्लिक करते हैं। तो देखिए जो EID की वैल्यू है वो तो हमें गार्बेज वैल्यू मिल रही है, कुछ भी वैल्यू दे रहा है ये, क्योंकि जो ये वैल्यू थी यहाँ से गायब हो चुकी है मेमोरी से। और जो सैलरी की वैल्यू है वो अभी एज इट इज स्टोर है, क्योंकि हम लोग एक टाइम पे एक ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो भाई यूनियन का फायदा क्या हुआ, यूनियन एक ही एक्सेस कर सकते हैं और एक ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो ये क्या करता है, मेमोरी को ऑप्टिमाइज करता है। अब भाई आपको एक टाइम पे एक ही चीज की जरूरत है तो आप दूसरी चीजों को की मेमोरी क्यों देना चाहेंगे, ये चीज स्ट्रक्चर में नहीं होती है। तो उसी के ड्रॉबैक को खत्म करने के लिए यूनियन का कॉन्सेप्ट है C++ में। तो अगर मैंने यहाँ पर जो ये ऑब्जेक्ट बनाया है तो ये मेमोरी में कितनी जगह ले रहा होगा, तो अगर ये लेता है मैक्सिमम जगह। मतलब कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, अगर दो वेरिएबल मान लीजिए कि कैरेक्टर टाइप के होते, ओके, कैर कोई भी वेरिएबल है ए नाम का, और ये वाला इंटीजर नहीं होता यहाँ पर, तो ये मैक्सिमम जगह जो फ्लोट किया है वो लेता 4 बाइट्स। तो अभी जो इंटीजर फ्लोट है वो दोनों 4 बाइट्स के हैं, तो ये मैक्सिमम 4 बाइट्स जगह लेगा। और ये जो ऊपर स्ट्रक्चर था ये मेमोरी में 9 बाइट्स जगह लेता था। तो दोस्तों ये था यूनियन का कॉन्सेप्ट C++ में। तो अब चलते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक पे जो कि है enums। तो enums क्या होते हैं, तो enums को समझने से पहले मैं चाहता हूं मैं इस कोड को कमेंट कर देता हूं यहाँ पर, ओके, और मैं इसको भी यहाँ पर कमेंट कर देता हूं। तो enums जो है वो बहुत ही बेसिक चीज होती है। तो enums के लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर नॉर्मल enum कीवर्ड का यूज करते हैं और यहाँ पर उसका नाम लिखते हैं जो भी enum को बनाना होता है। तो लेट्स सपोज हम लोग नाम रख लेते हैं यहाँ पर डेज, ओके, और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, वैल्यूज डाल देते हैं। वैल्यूज कैसी, मतलब कि मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर वैल्यू दे दूँ लाइक ट्यूसडे, ओके, वेडनेसडे, और यहाँ उसके बाद थर्सडे। तो इस टाइप से मैंने इसके अंदर कुछ वैल्यूज दे दी है। ओह माफ कीजिएगा, यहाँ पर आपको इक्वल्स टू नहीं लगाना है, उसके बाद आपको इस कोड को सेव कर देना है। तो बेसिकली enum ये जो हुआ ये ऑटो फॉर्मेट, ये मैंने एक एक्सटेंशन डाल रखी है अपने में। यहाँ पर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर एक एक्सटेंशन मैंने डाल रखी है, आप यहाँ पर नॉर्मल सर्च कर सकते हैं, प्रिटियर। तो प्रिटियर क्या करता है, कोड को फॉर्मेट कर देता है इससे। तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो, उसका जैसे ही आप सेव करेंगे तो आपके कोड को अपने आप फॉर्मेट कर देगा। तो बेसिकली enum के अंदर आप ऐसे वैल्यूज कुछ भी डाल सकते हैं और इनकी वैल्यूज से क्या होता है कि ये जो थर्सडे है ये 0 पे होगा और वेडनेसडे वो 1 पे है और जो थर्सडे है वो उसकी वैल्यू होगी 2, ओके। सो अगर मैं यहाँ पर अब अगर मैं इनको एक्सेस करना चाहूँ यहाँ पर तो मुझे क्या करना होगा, तो मुझे इसके लिए यहाँ पर नीचे जैसे मैंने स्ट्रक्चर और उनकी ऑब्जेक्ट्स बनाई थी वैसे ही मैं इनकी भी ऑब्जेक्ट्स बनाऊंगा। तो ऐसा कैसे होगा, अगर मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पर सी आउट लिखता हूँ और इसके अंदर मैं ट्यूसडे लिख देता हूँ, ओके, और सेमीकोलन लगाता हूँ यहाँ पर और मैं रन करता हूँ इसको, तो देखिए मुझे आउटपुट पे क्या मिलेगा। तो ये देखिए मुझे आउटपुट पे 0 दे रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो ट्यूसडे है उसकी वैल्यू 0 है और यहाँ वेडनेसडे की वैल्यू 1 है। तो मैं यहाँ एक काम करता हूँ, आपको वेडनेसडे भी लिख कर दिखा देता हूँ। देखिए तो मैंने यहाँ वेडनेसडे लिखा, सेमीकोलन लगाया और इसको मैं रन करता हूँ। तो देखिए मुझे आउटपुट में 0 और 1 मिल चुका है। तो और अगर मुझे इसकी वैल्यू, मुझे इनका ऑब्जेक्ट बनाना है, मान लीजिए कि मुझे enum टाइप का वेरिएबल्स बनाना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नॉर्मल डेज और इसके बाद उसका ऑब्जेक्ट obj, ओके, ऑब्जेक्ट बनाया। इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर नॉर्मल ऑब्जेक्ट को एक वैल्यू असाइन कर सकता हूँ इन enums में से। तो मैं जैसे कि यहाँ पे लिख दूँ ट्यूसडे, तो अब ये क्या हो रहा है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर ट्यूसडे है, ठीक है। तो अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट करा दूँ obj और यहाँ पर सेव कर दूँ और मैं इसको यहाँ पर एक बार कंसोल क्लियर कर लेता हूँ और यहाँ रन पर क्लिक करेंगे तो देखिए मुझे जो आउटपुट मिलेगा वो ट्यूसडे की वैल्यू है 0, तो मुझे यहाँ पर वैल्यू 0 मिल रही है। तो enums का बेसिकली इतना ही काम होता है। लेकिन enums में इसके अलावा भी आप कुछ चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि आपकी ट्यूसडे है इसकी वैल्यू 0 होती है डिफॉल्ट, तो आप चाहें तो इसकी कोई भी वैल्यू डिफॉल्ट सेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर इसकी वैल्यू 13 सेट कर दी और मैं जब एक काम करता हूँ यहाँ पर आपको इसको प्रिंट करा के भी दिखा देता हूँ। अब जो मेरा ट्यूसडे है, ट्यूसडे और सेमीकोलन लगाया मैंने यहाँ पर और मैं इसको रन करता हूँ, तो देखिए जो मुझे कंसोल पे आउटपुट मिलेगा उसमें जो वैल्यू आ रही है मुझे 13 मिल रही है। तो बेसिकली ये था इस वीडियो में। तो बेसिकली इस वीडियो में हम लोगों ने स्ट्रक्चर यूनियन और enums के बारे में डिस्कस किया कि हम लोग स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं, यूनियन क्या होता है, स्ट्रक्चर यूनियन में डिफरेंस क्या होता है और enums कैसे यूजफुल है हमारे लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर हम लोगों ने रिएक्ट, कॉटलिन, फ्लटर जैसे एडवांस टॉपिक के ऊपर भी बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं।